हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बायोलॉजी से जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। बीएससी एमएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉर्टिकल्चर जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट और वेजिटेबल्स के जो प्लांट होते हैं, इज द स्टडी दैट इंक्लूड्स। तो हॉर्टिकल्चर जो होता है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? फ्रूट की, वेजिटेबल्स की और फ्लावर्स की। ऑल फूड क्रॉप, वेजिटेबल गार्डन एंड लॉन नियर होटल ओनली, सम बुश क्रॉप एंड एप्पल्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ ऐसे भी लाया है। जो गार्डन क्रॉप्स होते हैं, जनरली फ्रूट, वेजिटेबल और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इन्हीं की स्टडी करते हैं हम हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट है रूट सकर्स। रूट सकर्स क्या होते हैं? रूट सकर जो है इंसेक्ट होते हैं दैट सक न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट। वो इंसेक्ट होते हैं जो कि प्लांट के रूट से न्यूट्रिएंट को सक कर लेते हैं। दूसरा है सूट दैट एराइज फ्रॉम द रूट टू फॉर्म न्यू प्लांट। ये जो है सूट होते हैं जो कि रूट से ही एराइज होते हैं और इनसे नए प्लांट बनते हैं। न्यू नेक्स्ट है न्यू प्लांट पार्ट दैट आर एराइज फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ फ्रूट ट्री। ब्रांचेस से जो ट्री होते हैं उनके ब्रांचेस से नए प्लांट का जन्म होता है। और नेक्स्ट है रूट ऑफ द नाइबरिंग प्लांट दैट शेयर वाटर एंड अनदर विथ द अनदर प्लांट। मीन्स की प्लांट, दो अलग अलग प्लांट है जो एक दूसरे को वाटर शेयर कर रहे हैं। तो रूट सकर्स क्या होते हैं? तो रूट सकर जो होते हैं ये सूट होते हैं, मीन्स की ब्रांचेज होती है जो कि रूट से निकलती है और इनसे जो है नए प्लांट बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट सकर और रूट स्प्राउट्स। रूट सकर को ही हम रूट स्प्राउट भी कहते हैं। आर द ट्री नेचुरल रिस्पॉन्स टू द वुंडिंग और स्ट्रेस। तो रूट सकर जो मोस्ट कॉमनली होते हैं अकर आफ्टर द ट्री बेस और रूट आर डैमेज। जब किसी ट्री के रूट में डैमेज हो जाता है तो वहां से ये रूट स्प्राउट निकलते हैं। और लॉन मूवर या वीड टर्मिनर ट्रिमर आर हेवी इक्विपमेंट, इन सारी चीजों से क्या होता है? डैमेज होता है। लॉन मूवर से, वीड ट्रिमर से या हैवी इक्विपमेंट जो होते हैं उनसे अगर हमारे ट्री के रूट को डैमेज हो जाता है तो वहां से रूट स्प्राउट या रूट सकर निकलते हैं। व्हेन प्लांट आर वुंडेड दे प्रोड्यूसेस हार्मोन टू कंपनसेट फॉर द डैमेज। और ये जो डैमेज हुआ रहता है और उससे हो सकता है कि वो ट्री सूख जाए, लेकिन उसके रूट से जो है दूसरा ट्री बन जाता है। पहले रूट स्प्राउट बनते हैं, इसे नए प्लांट बन जाते हैं। नेक्स्ट है ए वेराइटी और स्ट्रेन। एक वेराइटी या स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के द्वारा एक वेराइटी या स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है या एग्रीकल्चरल टेक्निक के द्वारा एंड नॉट नॉर्मली फाउंड इन द नेचुरल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जो नेचुरल पॉपुलेशन में नहीं पाया जाता। एग्रीकल्चर के द्वारा नॉर्मली जैसे कि ए वेराइटी और स्ट्रेन, वो वेराइटी, वो प्रजाति जो कि प्रोड्यूस की जाती है हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चरल टेक्निक के द्वारा। नॉट नॉर्मली मीन्स कि नेचुरल पॉपुलेशन में वो नहीं पाई जाती है, लेकिन उसे प्रोड्यूस किया जाता है एग्रीकल्चरल टेक्निक्स के द्वारा। तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे, टिश्यू कल्चर कहेंगे, जीएमओ कहेंगे या कल्टीवार कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मेन डिफरेंस जो होता है जीएमओ में और हाइब्रिड में वो ये होता है कि जीएमओ इज प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को इन्वॉल्व करके बनाया जाता है वो जीएमओ क्रॉप होती है। अल्टरिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि उसका जेनेटिक, उस प्लांट का जेनेटिक मटेरियल ही बदल जाता है। जबकि जो हाइब्रिड होते हैं प्रोड्यूस बाय द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द टू वेराइटी थ्रू आर्टिफिशियल मेटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यह जो है एग्रीकल्चरल टेक्निक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा हाइब्रिड। हाइब्रिड हो जाएगा। जीएमओ जो है क्या है? यह जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो भी होते हैं, तो ये जो है उनके जेनेटिक मटेरियल में जब वो किया जाता है, डिफरेंस आ जाता है और उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, तब वो जीएमओ क्रॉप होंगे। लेकिन अगर हम हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चरल टेक्निक का यूज करेंगे तो जो प्लांट हमें प्राप्त होंगे जो कि नेचुरल पॉपुलेशन में नहीं होते हैं उसे हम हाइब्रिड कहेंगे।
नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन इज द टेक्निक यूज्ड फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मीन्स की होता है कि बिलो द फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो मतलब कि बिल्कुल आइस में प्रिजर्व करने की टेक्निक जो होती है वो किस लिए यूज की जाती है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फूड, फूड को क्रिस्टलाइज करने के लिए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। फूड पैकेजिंग के लिए ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। सीड सेविंग के लिए या प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं तो उसको हमें रखना है तो हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं, मतलब कि आइस में। और फूड पैकिंग या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फूड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन या क्रायो कंजर्वेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है वेयर ऑर्गेनेलीज को, सेल को, टिश्यू को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, आर्गन या एनी अदर बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को susceptible to damage caused by the unregulated chemical kinetics are preserved by cooling to very low temperature। तो यहाँ पे जनरली जो यूज किया जाता है ना सीड सेविंग के लिए, बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जो कि खराब हो जाएंगे लंबे समय तक अगर उसको हम बिना प्रिजर्व किए रखते हैं। तो इसलिए सीड सेविंग, इसलिए क्रायो प्रिजर्वेशन यूज होता है सीड सेविंग के लिए। नेक्स्ट है इन हाइब्रिडाइजेशन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द टेक्निक यूज्ड। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी टेक्निक यूज नहीं की जाती है। ट्रांसफर करना पॉलन का, कलेक्ट पॉलन, इमैस्कुलेशन, यूज ऑफ टू प्लांट टू ब्रीज द स्टेम टुगेदर। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो है ये यूज नहीं होता है, ये ग्राफ्टिंग में होता है। बाकी ये सारे के सारे यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर इज गुड टेक्निक टू। जो टिश्यू कल्चर होता है यह किस चीज़ के लिए टेक्निक है और यह क्यों गुड है। तो क्रॉस टू वेराइटी, दो वेराइटीज़ को जब हमें क्रॉस करना होता है तब हम टिश्यू कल्चर करते हैं। या फिर रैपिडली इंक्रीज द साइज ऑफ ट्री बाय स्ट्रेंथनिंग द स्टेम। तो टिश्यू कल्चर में स्टेम की स्ट्रेंथनिंग तो नहीं होती है। एलिमिनेट वायरस या इम्प्रूव यील्ड ऑफ क्रॉप। तो यहाँ पे जो है हम जो टिश्यू कल्चर करते हैं इससे क्या होता है कि हमें जो क्रॉप की यील्डिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। हम ज़्यादा मात्रा में जो है जो भी प्लांट से हमें प्राप्त होने वाला है उसको ज़्यादा मात्रा में कम समय में प्राप्त कर पाते हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से। टिश्यू कल्चर के माध्यम से नर्सरीज जो है बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा संख्या में तैयार हो जाती है और फिर उसको ग्रो आगे तक ग्रो करना बहुत आसान होता है। तो इस तरह से The following is not plant growth regulator। एस्टिक एसिड है, ऑक्जीन है, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो एस्टिक एसिड है यह प्लांट हार्मोन में नहीं आता है। ऑक्जीन प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन और इथाइलिन ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन हैं। माइकोराइजा इज द एसोसिएशन विद द फॉलोइंग। जो माइकोराइजा होता है यह एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है प्लांट का फंगाई के साथ, ट्रीज का। तो फॉर्मेशन ऑफ रूट न्यूडल, तो माइकोराइजा इज एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ रूट न्यूड्यूल हाइफी पेनिट्रेटिंग द सॉइल फाउंड मोस्टली इन लोअर प्लांट। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन में तो माइकोराइजा का कोई मतलब ही नहीं है। फाउंड मोस्टली इन लोअर प्लांट, लोअर प्लांट में तो नहीं। यह जो है कि टेरिडोफाइट्स में जैसे कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस जो होता है उसमें नोड्यूल पाए जाते हैं और उसमें यह साइकस क्या है, टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट है जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है और उसके रूट में ये पाए जाते हैं। हाइफी पेनिट्रेटिंग द सॉइल ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यह जो है साइकस जो है हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म है ना कि टेरिडोफाइट है। तो लोअर प्लांट तो हुआ नहीं। Mycorrhiza is the symbiotic association between the garden plant and the fungus. Plant make organic molecules such as sugar by photosynthesis, supply them to the fungus, and the fungus supply to the plant water, mineral nutrients such as phosphorus taken from the soil. The pH in the soil can be raised by sand, lime, sulfur, nitrogen। तो जो लाइम है उसके द्वारा क्या होता है, पीएच को राइज किया जा सकता है। लाइमस्टोन ऐड किए जाते हैं तो पीएच राइज होता है।
तो करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज यूजुअली एडेड टू द एसिड सॉइल टू इंक्रीज सॉइल पीएच। एडिशन ऑफ लाइमस्टोन नॉट ओनली replaces hydrogen ion rises soil pH, thereby eliminating most major problem associated with the soil, but it also provide two nutrient calcium and magnesium to the soil. In cold places, frost damage can be reduced in horticulture crop using the method एक्सेप्ट। जो हॉर्टिकल्चर होता है मीन्स कि जो वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट हैं और जो फ्रूट के प्लांट हैं उनमें फ्रॉस्ट के जमा हो जाने से जो डैमेज होता है उसे हम कैसे बचा सकते हैं। जैसे ये प्लांट है, इसके ऊपर आइस की एक थिन लेयर जम जाती है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एरियाज में, तो इस आइस से हम इन प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं। तो ओवरहेड स्प्रिंकलर एट नाइट, ग्रीन हाउसेज एंड शेड्स, विंड ब्रेकर प्लेसमेंट, एप्रोप्रिएट फंजीसाइड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मेन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है ग्रीन हाउसेज एंड शेड्स, हम ऐसा लगा सकते हैं। तो इस तरह के आइसिंग से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल vegetative propagation includes lack of dispersal mechanism, no fertilization is involved, area is quickly colonized, daughter plant can grow quickly। तो डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ डिस्पर्सल, नो फर्टिलाइजेशन इज इन्वॉल्व। फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए उसमें बहुत सारी वेराइटी नहीं उत्पन्न होती है और वो जो है एक डिसएडवांटेज की तरह कार्य करता है। और एरिया इज क्विकली कॉलोनाइज्ड, बेटर प्लांट कैन ग्रो क्विकली, और ये भी सही हो सकता है। और एरिया इज एरिया यहाँ पे ये देख सकते हैं, ए मेजर disadvantage of vegetative propagation is that it prevents species genetic diversity, which can lead to reduction in crop yield. The plants are genetically identical and are all therefore susceptible to pathogenic plant virus, bacteria and fungi that can wipe out entire crop। तो ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। यह जो है बॉटनी पे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो कि बीएससी एमएससी में भी पूछे जाते हैं और नीट वगैरह के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। धन्यवाद।